हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता आज आपको बताऊंगी ब्रेन स्ट्रोक के टाइप्स के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक के टाइप्स को जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आप पैरालिसिस को बेटर तरीके से समझ सको, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक ही मेन रीज़न है पैरालिसिस के पीछे। जब तक आप पैरालिसिस के कॉजेज़ के बारे में नहीं जानोगे, उस बीमारी के रूट कॉज पर नहीं वर्क करोगे, तब तक आप बीमारी को ठीक से नहीं समझ पाओगे और इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से पेशेंट के लिए, डॉक्टर के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उस पेशेंट के अंदर ऐसा क्या हुआ, उसके ब्रेन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उसके हाथ पैर की मोबिलिटी चली गई, उसके हाथ पैर की मूवमेंट कम हो गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या है, आप पहले उसे जान लीजिए। इस्चेमिक स्ट्रोक के अंदर आपके ब्लड वेसल्स जो भी ब्रेन की तरफ सप्लाई करते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स जितनी ब्रेन की तरफ जाती है उसके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। अब वो ब्लॉकेज किस वजह से होती है ये आप समझ लीजिए। जब भी किसी पेशेंट को या तो हाई डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो उसकी वजह से उसके ब्लड के अंदर टेंडेंसी हो जाती है गाढ़ा होने की, ब्लड के अंदर टेंडेंसी बन जाती है ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन की। तो जब भी ये ब्लड क्लॉट बनता है ब्रेन की किसी भी वेसल के अंदर, तो ब्रेन के बाकी हिस्से तक खून की सप्लाई नहीं जा पाती, ऑक्सीजन नहीं जा पाती और ब्रेन का वो हिस्सा डेड होना शुरू हो जाता है। तो जिस भी हिस्से में क्लॉट आया होता है वो हिस्सा डेड हो जाता है, वहाँ का ब्रेन का पार्ट बिल्कुल काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आता है। चाहे वो आपके चलने फिरने की ताकत क्यों ना हो या फिर बोलने की क्षमता क्यों ना हो, इन किसी भी चीज़ों पे इम्पैक्ट आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन के किस हिस्से के अंदर क्लॉट आया है। अगर मान लीजिए आपके ब्रोकाज एरिया में क्लॉट आया है जो आपका स्पीच सेंटर को कंट्रोल करता है, तो पेशेंट के अंदर क्या देखा जाता है कि उसे बोलने में परेशानी होती है या फिर उसकी स्पीच बिल्कुल चली जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका क्लॉट का इम्पैक्ट, आपके स्ट्रोक का इम्पैक्ट ब्रेन पे कितना ज़्यादा था। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रोक के बारे में। सेकेंड टाइप जो है स्ट्रोक का वो होता है हेमरेजिक। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या देखा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हैं, खून जो जा रहा है, वो वेसल रप्चर हो जाती है, वो नस फट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर खून फैल जाता है। जिस भी हिस्से में खून फैलता है वो ब्रेन का हिस्सा डेड होना शुरू हो जाता है, वो काम नहीं करता और इसकी वजह से देखा जाता है पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है। पेशेंट के हाथ पैर की मूवमेंट कम हो जाती है या स्पीच पे इम्पैक्ट आता है या फिर उसके समझने की जो शक्ति है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये दोनों टाइप्स जो मैंने आपको बताए हैं, इस्चेमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक, ये दोनों ही बेसिक रीज़न रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर पैरालिसिस के। तो पैरालिसिस के पेशेंट के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है ट्रीटमेंट के अंदर कि रूट कॉज पे वर्क किया जाए, जिस वजह से उसको स्ट्रोक हुआ है उसका मैनेजमेंट किया जाए, और जितना जल्दी हम इसका मैनेजमेंट करते हैं उतना ही कम इम्पैक्ट देखा जाता है उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रोक का। जैसे कि अगर आपको इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ है, आपके ब्लड के अंदर क्लॉट बना, ब्रेन को सप्लाई नहीं गई, ब्रेन का हिस्सा डेड होने लगा, तो फर्स्ट 4 आवर्स जो आपके स्ट्रोक की होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर उन पहले 4 घंटे में पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसका MRI CT स्कैन हो जाता है और ये पता चल जाता है कि उसके ब्रेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, तो उसके अंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है TPA, जिसकी वजह से वो क्लॉट डिज़ोल्व होने में हेल्प करता है। और अगर ये इंजेक्शन टाइमली दे दिया जाता है तो आपकी बॉडी के ऊपर जो नुकसान है स्ट्रोक का वो कम होना शुरू हो जाता है और फर्दर ब्रेन आपका बच जाता है स्ट्रोक के इम्पैक्ट से। तो ये फर्स्ट एड, बेसिक फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंट के लिए ताकि फर्दर नुकसान से बच सके। अब किसी पेशेंट को वहीं अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है, उसके ब्रेन के अंदर नस फट गई है, वहाँ पर TPA नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी उसकी नस फट चुकी है, ब्लड फैल चुका है, ऑलरेडी ब्लड थिन है। अगर वहाँ पर TPA दे दिया गया तो और ज़्यादा खून फैलेगा। तो इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप है पेशेंट के ट्रीटमेंट का वो है फर्स्ट एड, उसको टाइमली मिलना, टाइमली उसका डायग्नोस बनना, जैसे कि उसका MRI या CT स्कैन होना, ताकि अगर उसको टाइमली फर्स्ट एड मिल जाती है तो वो फर्दर नुकसान से बच जाता है। अब आप समझ गए होंगे ब्रेन स्ट्रोक के टाइप्स के बारे में।
अब हम बात करेंगे कैसे ये टाइप ऑफ ब्रेन स्ट्रोक डिसाइड करने में मदद करवाता है कि पेशेंट का रिकवरी फेज़ कितना रहेगा, कितने समय में पेशेंट रिकवर कर सकता है। जब भी कोई पेशेंट साई संजीवनी में आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि हम कितने समय में ठीक हो जाएंगे, हम कितने समय में अपना काम करने लायक हो जाएंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले डायग्नोसिस बनाना पड़ता है। पेशेंट के ब्रेन में नुकसान किस वजह से हुआ, क्लॉट की वजह से हुआ या हेमरेज की वजह से हुआ, खून का थक्का आया था या फिर कोई नस फट गई थी। अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लड क्लॉट बना है, ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज हुई है, उस पेशेंट में एक हेमरेजिक पेशेंट के कंपैरिजन में जो रिकवरी है वो थोड़ा जल्दी आती है। जहाँ एक हेमरेजिक पेशेंट को 6 महीने का समय लग सकता है ठीक होने में, वहाँ एक पेशेंट जिसके अंदर ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था वो 3 महीने में रिकवर कर सकता है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं, पर ये हर पेशेंट के लिए सही नहीं होता ज़रूरी है, क्योंकि डिपेंड करता है कि क्लॉट फॉर्मेशन कितना था। अगर मल्टीपल एरियाज़ में क्लॉट है, ब्रेन पे कितना नुकसान आया है, हेमरेज था वो कितना बड़ा है, कितने एरियाज़ पे उसका इम्पैक्ट आया है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है कि ब्रेन पे इम्पैक्ट कितना है स्ट्रोक का, उसको समझना। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट में रिकवरी किस तरीके से रहेगी। वहीं पेशेंट जिनके अंदर ब्रेन की सर्जरी हुई होती है, क्रेनियोप्लास्टी हुई है, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आई थी, बोन रिमूव की गई, दोबारा से उसको फिर लगाया गया स्वेलिंग हटने के बाद, तो वहाँ पर क्या देखा जाता है, जो रिकवरी है एक इन्फार्क्ट के पेशेंट की, हेमरेज के पेशेंट की, उसके कंपैरिजन में वो रिकवरी फेज़ लंबा होता चला जाता है, क्योंकि ब्रेन पे नुकसान काफ़ी ज़्यादा आया होता है जिसकी हमें रिकवरी करवानी होती है। तो इन सारी कंडीशन के अंदर रिकवरी का फेज़ इस तरीके से रहता है। पेशेंट को ये समझना ज़रूरी है कि ब्रेन के अंदर मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उस हिसाब से ही बॉडी रिकवर कर पाएगी। इनिशियल के फर्स्ट 6 मंथ्स में बॉडी बहुत अच्छे से रिकवरी शो करती है। आप कोई मेडिसिन नहीं भी लेते हो, कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं भी लेते हो, तो भी बॉडी की खुद की एक टेंडेंसी होती है, एक मैकेनिज़्म होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, जो मदद करती है आपके ब्रेन, बाकी जो हेल्दी ब्रेन है उसके बीच में कनेक्शंस दोबारा से बनाने की, और ये हेल्प करता है आपके स्ट्रोक की रिकवरी में, आपके पैरालिसिस की रिकवरी में। पर क्या देखा जाता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद यही न्यूरोप्लास्टिसिटी स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है या रुक जाती है। वहीं जो रोल है वो साई संजीवनी के मेडिसिन का आता है। साई संजीवनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साई संजीवनी में जब भी कोई पेशेंट आता है हम उसकी पूरी हिस्ट्री पिक करते हैं, किस रीज़न से हुआ, स्ट्रोक का इम्पैक्ट कितना रहा, पेशेंट का कितना बॉडी का पार्ट इफ़ेक्टेड है। मान लीजिए पेशेंट का हाथ सिर्फ चेस्ट तक उठता है या फिर हाथ की उंगलियां नहीं मूव कर पाती, कितना चल पाता है, ये सारा कुछ देख के हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। उसको डाइट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हर वीकली बेसिस पे हमारे डॉक्टर्स फॉलोअप लेते हैं, क्योंकि पेशेंट को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी पेशेंट पैरालिसिस का होता है उसके परिवारजन होते हैं, वो थक हार चुके होते हैं इस बीमारी से, क्योंकि ये बीमारी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि पेशेंट अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरे पे डिपेंडेंट होता चला जाता है, और इसकी वजह से पेशेंट को डिप्रेशन फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो काम वो बहुत इजीली कर लेता था, बहुत एक्टिव था अपनी लाइफ में, वो अब छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे पानी चाहिए, खाना खाना है, उसके लिए भी दूसरे जन पे डिपेंडेंट हो गया है। तो वहाँ पर हम डॉक्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हर हफ्ते हमारे डॉक्टर्स कॉल करते हैं अपने साई संजीवनी के पेशेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, सारी एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन टाइमली ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, डाइट को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो यही सब हमारा काम वहीं से शुरू हो जाता है। जब भी कोई पेशेंट आता है उसका इनिशियली 1 मंथ का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। उसके अंदर देखा जाता है कि उसका रेट ऑफ रिकवरी कैसा रहा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि फ़र्दर कितना टाइम उसको मेडिसिन देने की ज़रूरत है। इनिशियल फर्स्ट मंथ में ही पेशेंट की रिकवरी होनी शुरू हो जाती है, और जो हम एक्सरसाइजेस पेशेंट को बताते हैं वो करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक रीज़न से हम उसे बताते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। जैसे कोई पेशेंट बहुत कम चलता है या फिर पैर में मूवमेंट नहीं है, तो उसको बोला जाता है कि आप जितना मैक्सिमम चल सकते हो, कम से कम 1-1.5 घंटे की सैर आपको डेली करनी ही करनी है। तो उसके पीछे एक रीज़न रहता है हमारा, क्योंकि अगर आपको दोबारा चलना है तो उन मसल्स को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप नहीं चलोगे, बैठे रहोगे, तो वो मसल्स वीक होनी शुरू हो जाएगी। तो
इसके लिए पेशेंट को कहा जाता है कि आपको वॉक ज़रूर करनी है, चलना ज़रूर है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का हाथ वर्क नहीं कर रहा, थोड़ा सा ऊपर उठा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा रहा, तो उसके अंदर हाथ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, जैसे हाथ की एल्बो को खोलना है, उंगलियों को बंद करना है, खोलना है। अगर वो खुद से नहीं कर पाता है तो किसी की हेल्प से वो करना शुरू करे। धीरे धीरे वो खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन जो हम देते हैं वो ब्रेन पे वर्क करती हैं, ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती है, इन्हांस करती है। क्योंकि जब तक हम ब्रेन पे वर्क नहीं करेंगे, जहाँ पर नुकसान हुआ है वहाँ पर काम नहीं करेंगे, आपके हाथ पैर ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि पैरालिसिस जो बीमारी है वो हाथ पैर की बीमारी नहीं है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि जो नुकसान हुआ था वो आपके ब्रेन के अंदर हुआ था, और जब तक हम ब्रेन के नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे, पेशेंट ठीक नहीं हो पाता। तो आप सबसे यही मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ जो भी हम आपको एक्सरसाइजेज बताते हैं, डाइट बताते हैं, मेडिसिन किस तरीके से लेनी है, उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। और जो पेशेंट्स चलने फिरने में जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको डेली के डेली वॉक करना शुरू करना है। जितना आप वॉक करोगे, आप क्या देखोगे, विद इन अ मंथ आपकी चलने के तरीके में, आपकी चाल की पेस में, स्पीड में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मांसपेशियों में दोबारा ताकत आनी शुरू होती है। और कोई भी काम हम बार बार रिपीटिशन से करते हैं तो हमारा ब्रेन जल्दी सीखता है, क्योंकि अब जो सारी गेम रह गई है वो ब्रेन को सिखाने की रह गई। जब भी स्ट्रोक आता है, इनिशियली पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, बेड रिडन भी हो जाता है, या थोड़ा बहुत चल रहा होता है, या नहीं भी चल पाता है। वो डिपेंड करता है कि ब्रेन के ऊपर स्ट्रोक का इम्पैक्ट कितना था। उस हिसाब से जब पेशेंट रिकवरी के फेज़ में आता है, उसकी रिकवरी 1-2 महीने में शुरू होने लगती है, तो पेशेंट के लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि अपने ब्रेन को दोबारा से अब सिखाना है, क्योंकि ब्रेन भूल चुका है उस मूवमेंट को। ब्रेन का जो हिस्सा काम करता था आपके हाथ पैर को चलाने के लिए, वो अब डेड हो चुका है। तो बाकी जो हेल्दी ब्रेन है उसको अब सिखाना है, और जितना आप उसको जल्दी सिखाना शुरू करोगे, जितना बार बार रिपीटेडली उसको सिखाओगे, वो जल्दी ट्रेन हो जाएगा, और जो काम आप नहीं कर पा रहे हो वो करना शुरू कर दोगे। तो इसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जितनी भी गाइडेंस हम आपको देते हैं उसको आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, ताकि आप दोबारा से इंडिपेंडेंट बन सको और अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ सको। आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट है पैरालिसिस को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, या अपनी बीमारी को लेकर, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पे आके विज़िट कर सकते हैं। किसी भी डाउट को माइंड में रखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस संजीवनी हर स्टेप पे खड़ा है आपकी मदद के लिए। तो इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।